विद्यार्थी, मैं बताना चाहूँगी आज मैं जिस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी आया उसके जीवन में कि बाल्यकाल में ही जब उनकी माँ का निधन हो जाता है और पिता द्वारा दूसरा विवाह किया जाता है। इस बाल मन में बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने सोचा कि मैं अपने पिता पर बोझ भी ना रहूं और मैं घर छोड़ के जाना चाहूँगी। उनकी मौसी सभी बच्चों को अपने घर ले आती है, तो उन्होंने सोचा कि अपनी मौसी के पर्स से पैसे चुरा लिए जाएं और बॉम्बे जाया जाएगा। 3-4 दिन प्रयास करते हैं और एक दिन सफलता भी मिलती है। जब उस बच्चे ने अपनी मौसी के पर्स को छुआ तो उसमें इतने पैसे ही नहीं थे, एक आना आधा आना कुछ था। उन्होंने अपना घर छोड़ के जाने का विचार त्याग दिया। उनको इतनी पीड़ा हुई, उन्होंने सोचा मैं अपनी गरीब मौसी के पर्स से पैसे ले रहा था और जीवन के प्रति हताशा भी बहुत थी। परंतु इसी दौरान उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अब मैं अपने जीवन में संघर्ष करूंगा। पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं परिवार पर बोझ न रहूं, अपने पिताजी से मुझे पैसे भी ना लेने पड़े और मैं अपनी जीविका चलाऊंगा। यदि उस बालक ने अपनी चोरी पे उस दिन सफल रहता तब आज अपन इस अनमोल रत्न की बात नहीं करते। तो विद्यार्थियों, अब आप देखिए कि अपनी मौसी के पर्स से पैसे चुराने वाले बालक की वो कहानी कि वो आगे चलकर किस नगीने के रूप में चमकते हैं। आइए विद्यार्थियों, अपन सुनते हैं यह कहानी। व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे शेयर कराते हैं, कुछ रोचक लगेगा। प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी से कहा जाता है, उठो और भारत का नक्शा ब्लैक बोर्ड पर बनाओ। वो बच्चा उठने लगता है। उससे पहले ही टीचर की बात सुनते ही सब बच्चे अपना टिफिन समेटने लगते हैं कि कहीं मेरा टिफिन टच ना हो जाए। वो विद्यार्थी उठता है और ब्लैक बोर्ड पर भारत का नक्शा बनाता है। विद्यार्थियों, वो बालक भीमराव अंबेडकर था। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि वो बाबा साहब कैसे कहलाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे कहलाए। वह विद्यार्थी जिसे स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा था और कक्षा में बाहर बैठ करके पढ़ता था, वही विद्यार्थी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को आज ही के दिन होता है। 6 दिसंबर 1956 मतलब 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। 65 वर्ष की आयु में 32 डिग्री धारण करता है और 9 भाषाओं का उसे ज्ञान था। अब यह जो बालक है कैसे डॉक्टर बनता है, कैसे बाबा साहब कहलाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे आदर्श हैं और उनको आज जितना सम्मान भारत और विश्व में दिया जा रहा है उससे वो कहीं ज्यादा के हकदार थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण। क्या क्या उन्हें माना जा रहा है? विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, चिंतक, धर्मशास्त्री, पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता। बच्चों, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब इससे पहले जो अपन ने वीडियो देखा डॉक्टर ज्योतिबा फुले का, मैंने आपसे कहा था उस बैकग्राउंड को जरूर याद रखिएगा। ऐसा ही विशेषताएं हमने ज्योतिबा फुले पर भी देखी थी। अभी आप जो थंबनेल देखे हैं इस वीडियो में, उसमें भी आपने देखा कि यह महान विभूति कबीर,
बुद्ध और ज्योतिबा फुले पर से प्रभावित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि मैं बुद्ध से इसलिए प्रभावित हूँ कि 2500 वर्ष पहले वो जातिवाद की विकृति को समझ चुके थे। और उन्होंने वज्र सूची, एक किताब है, अश्वघोष के द्वारा लिखित है। डॉक्टर अंबेडकर वज्र सूची से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। फिर मैंने पढ़ने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा क्या है, तो उसमें है अश्वघोष द्वारा लिखित वो बुद्ध चरितम है, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित थे। चलिए बच्चों, आज अपन डॉक्टर अंबेडकर के अनछुए पहलुओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे अमर्त्य सेन ने कहा कि वो एक महान अर्थशास्त्री थे, तो उनके बारे में ये बताना चाहूंगी कि कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में ही इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में पीएचडी 1917 में की, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी की जो रिसर्च किया उसमें था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये उन्होंने थीसिस लिखी। बच्चों मैं बताना चाहूंगी 1930 में पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। ब्रिटिश सरकार के सामने भी आर्थिक चुनौतियां थी, क्योंकि ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो ग्रेट ब्रिटेन कहलाया, किसी के अधीन नहीं था। तो उन दिनों फिर ब्रिटिश उपनिवेशों में भी आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही थी। और 1985 की बात है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस का गठन किया। 40 अर्थशास्त्रियों को उसमें उन्होंने रखा। डॉक्टर अंबेडकर भी उसमें शामिल थे। और जब आयोग की बैठक होने लगी तो उन्होंने, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सभी जो सदस्य हैं उनके हाथ में एक किताब है, और वो किताब क्या थी? इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। ये सभी के जो 40 सदस्य थे उनके हाथ में ये किताब थी। और वो किताब किसकी थी? डॉक्टर अंबेडकर की थी। वो खुद आश्चर्यचकित हो गए कि सभी सदस्यों के हाथ में मेरी किताब। तो मुझे तो लगता है जो उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी है, वो जो दूध जितना पिएगा वो उतनी तेज दहाड़ेगा। तो लगता है डॉक्टर ये जो अमर्त्य सेन है उनकी बात भी सही निकली कि, और आज भी सही साबित हो रही है कि भारत क्या विश्व के में उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी विद्वता का लोहा मनवाया। फिर ये जो मीटिंग हो जाती है 1926 में, ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है और उनकी अनुशंसा के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि जो इनका थीसिस थी उसी आधार पर उसमें इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए। इस आधार पर ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक के जो अभिकल्पना है, रूपरेखा है, उसकी जो कार्यशैली है और जो उसके नियम उपनियम है, ये डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आधारित है। ये उनका हम अपन आर्थिक क्षेत्र देख रहे हैं। और यदि अपन देखें तो वायसराय की काउंसिल 1942 से 1946 के बीच वो कार्य परिषद में श्रम कानून के रूप में एक सदस्य थे। तब उन्होंने मजदूरों के लिए जो कार्य करने के घंटे थे, उस समय 12 घंटे श्रमिक कार्य करते थे। उन्होंने कार्य के घंटे निर्धारित किए कि 8 घंटे काम करना चाहिए। और जब स्वतंत्र भारत में तो वो फिर प्रथम कानून मंत्री बनते ही हैं। और अनाज का समर्थन मूल्य की बात वो उन दिनों करते हैं जो आज की भारत सरकार लागू करती है और अन्य राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में इस चीज को प्रकाशित करते हैं। तो अनाज के समर्थन मूल्य की बात हो या महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव या महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं, और यदि अपन आज प्रोविडेंट फंड की जो बात करते हैं, वो सब इन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से सरकार को लेखों के माध्यम से प्रकाशित किया था और सरकार ने इनके रिकमेंडेशन को माना भी। बच्चों ये जो अपन भारत में जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, उससे पहले उन्होंने 1955 में एक लेख लिखा, भाषाई राज्य पर उन्होंने जो विचार लिखे थे। उनका कहना था जो जहाँ का निवास कर रही है जनता, जो नागरिक हैं, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस क्षेत्र में उस भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो फिर ये जो पुनर्गठन, राज्यों का जो पुनर्गठन है, फजलुर रहमान आयोग हुआ, इनके इसी लेख के आधार पर भाषाई राज्यों का गठन भी होता है।
बच्चों, मैं आपसे बता रही थी कि ये इनका नाम बाबा साहब कैसे पड़ा। तो मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें उन्होंने बताया, लिखा है कि 27 मई 1935 को इनकी पत्नी का निधन हो जाता है, रमाबाई का। इतने शोकाकुल हो जाते हैं तो उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया और मुंडन भी करा लिया था। तो वहां के जो नगरवासी थे, उन्होंने फिर उन्हें बाबा साहब नाम दिया, नाम हो गया उनका बाबा साहब अम्बेडकर। अब जो उनकी दूसरी पत्नी थी, डॉक्टर सविता से उन्होंने विवाह किया, वो सारस्वत ब्राह्मण थी। एक अन्य लेख की भी बात आती है, वो है रानाडे, गांधी और जिन्ना पर जो उन्होंने लेख लिखा था 18 जनवरी 1943 में। उसमें पत्रकारों ने डॉक्टर जो जिन्ना हैं उनकी जो छवि को सामने लाया था, उस आधार पर उन्होंने उस समय पत्रकारों को 19वीं शताब्दी में कहा था कि कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, परंतु अब वो व्यापार बन गया है, अब वो साबुन बनाने जैसा हो गया, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो क्या मैं अपने व्यूवर्स से पूछना चाहूंगी, क्या आज के दौर में ऐसा नहीं लगता पत्रकारिता का जो दौर है, तो उनके द्वारा कही गई बात कितनी सही साबित होती है। और जहां वो बात करते हैं संवैधानिक उपचारों की, उन्हें ड्राफ्ट कमेटी के तो चेयरमैन ही थे, उनके द्वारा जो संविधान में जो बातें कही गई, उन्होंने कहा संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, जो हम एक न्याय और समानता की बात करते हैं, वो संवैधानिक उपचारों के में ही है। इसे उन्होंने संविधान की आत्मा माना। और एक बात आती है कि इस जो बालक है जो अम्बेडकर जी हैं, उन्हें कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें बहुत चुभी उनके व्यक्तित्व में। जैसे अपन ने उनको देखा ज्योतिबा फुले को, इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर पर भी था। उनको ऐसा लगता था कि जब स्कूल में पढ़ते थे, जातिगत भेदभाव उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, मुझे आप बम्बई भेज दीजिए, वहाँ उनकी बुआ रहती थी, ये बड़ा जगह है, वहाँ भेदभाव नहीं होगा। वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी उनको ऐसे देखा। जब इस तरह की डिग्रियां प्राप्त करके आ रहे हैं, जॉब में आते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने देखा। तो जो उनकी संकल्प भूमि सतारा कही जाती है, उस संकल्प भूमि में तो जो एक बरगद का वृक्ष है, उसमें उनको बैठे हुए दिखाया गया है। वही वो संकल्प लेते हैं कि मैं शिक्षा के माध्यम से ही यहाँ पर बदलाव ला सकता हूँ। और उनके शिक्षक ने एक बार पूछा भी था कि तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है, तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो उन्होंने कहा था कि बड़ा होकर वकील बनूंगा और कानून बनाऊंगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करूंगा। ऐसा लगता है वो अपने लक्ष्य पे पूरी तरह सफल भी हुए हैं। उन्होंने अस्पष्टता के लिए तो कहा था कि अस्पष्टता एक जहर की बूंद है, जो घड़े भर जो दूध रखा है उसी को वो विषाक्त कर देगा। इसलिए अस्पष्टता को वो पूरी तरह दूर करना चाहते। संविधान निर्मात्री सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट हुए 26 नवंबर 1949, जिस दिन भारत का संविधान स्वीकृत किया जा रहा था, उस दिन उन्होंने संविधान के लिए कहा था, संविधान के बारे में, कि अगर संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो थोड़ा खराब संविधान भी होगा तो अच्छे ढंग से लागू हो सकता है, और अगर अच्छा संविधान भी है और उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो फिर संविधान अपनी जनता के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर सकता है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? भारत के मूल्य को देखते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि न्यायपरक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा निर्मित हो सके। विद्यार्थियों में ये बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व में यदि सर्वाधिक मूर्तियां बिकती हैं, स्थापित होती हैं, तो वो दूसरा और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिन्होंने 24 घंटे में 18 घंटे स्वाध्याय को दिए और विश्व में सबसे अधिक डिग्री धारण करना एक कोई बड़ी बात नहीं है।
और उसे अपने जीवन में उतारना, अपने आचरण में उतारना और अपने संकल्प को पूरा करना। और यही वजह है कि आज हम पूरा भारत सहित पूरा विश्व, अभी तक जहां मुझे जानकारी है 102-103 देशों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को बड़े सम्मान और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। हम सब भारतवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।